गुड मॉर्निंग। स्वागत है बच्चों सभी का एक बार फिर से। तो क्लास रहने वाली है कंप्यूटर की। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है जहां पे हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे जहां पे है कंप्यूटर की पीढ़ी। क्लास को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाओ बच्चों, ठीक है। अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जब भी मैं क्लास लूँ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो देखो बच्चों, आगे हम क्लास को बढ़ाएंगे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हम पढ़ेंगे। तो बताओ एक बार सभी मुझे कमेंट करके, क्या सब ओके है? क्लास को आगे बढ़ाया जाए या नहीं? तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर का जो विकास का जो प्रोसेस है बच्चों, तो उसको अलग अलग हमने टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग पीढ़ियों में डिवाइड किया है। तो यहाँ से भी यहाँ से एक आधी बार नहीं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जनरली कौन सी पीढ़ी में क्या विशेष चीज़ हुई थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे क्लास की बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो डेट है इनमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। बुक टू बुक वेरी कर सकता है, लेकिन जो मैंने लिखी है आप यही याद करना। तो जो प्रथम पीढ़ी है ना कंप्यूटर की, वो कब शुरू हुई? जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना 1946 से लेकर 1955, ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मानी जाती है। तो सेकंड जनरेशन है द्वितीय पीढ़ी 55 से 64 ये चलेगी, तृतीय पीढ़ी 64 से 75, और चौथी पीढ़ी चलेगी 75 से 89 तक, और पांचवी पीढ़ी आप 89 से वर्तमान तक अभी हम जो चल रही है वो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी है। तो ये डेट आपको कुछ इसी हिसाब से याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है बच्चों, सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं कुछ विशेष बातों के साथ। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है ना, वो 1946 से लेकर 1955 तक मानी जाती थी। अब ये कंप्यूटर की स्टार्टिंग थी, तो पहली पीढ़ी में आपको क्या दिखेंगे? कंप्यूटर काफ़ी बड़े दिखेंगे, पावर वो ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो क्या उनकी विशेषता थी, ठीक है। इन कंप्यूटरों में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था बच्चों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो अगर आपसे पूछा जाए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, तो आंसर आएगा बच्चों पहली पीढ़ी। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? निर्वात नली। इंग्लिश में क्या कहेंगे? वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी प्यारी बच्चों? कांच की ट्यूब होती थी, कांच की ट्यूब, ठीक है, कांच की ट्यूब। इनका यूज किया जाता था बच्चों सर्किट बनाने के लिए। और हमने कल पढ़ा था जो पहला कंप्यूटर था हमारा, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था, जिसका नाम क्या बताया था मैंने आपको? ENIAC। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी। 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी, वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर लगाई गई थी। अब जो ये वैक्यूम ट्यूब होती थी ना बच्चों, ये कांच की होती थी। तो जैसे हम करंट पास करते थे इनमें से, तो ये गर्म होके क्या हो जाती थी? फूट जाती थी। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर फेलियर ज़्यादा होते थे, तो बार बार ये वैक्यूम ट्यूब बदलनी पड़ती थी। तो 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाई गई थी, कभी कोई सी खराब हो गई, कभी कोई सी खराब, तो हार्डवेयर फेलियर ज़्यादा होते थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। डन है। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी बात बच्चों, इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। डाटा को स्टोर करना है, डाटा को अगर स्टोर करना तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था। मैग्नेटिक ड्रम का मतलब समझते हो? क्या होते थे? ड्रम होते थे बच्चों, बड़े बड़े ड्रम होते थे, और इनको मैग्नेटाइज करके, ठीक है, इनके ऊपर डाटा स्टोर किया जाता था। जितनी ज़्यादा मेमोरी चाहिए उतने बड़े आपको मैग्नेटिक ड्रम चाहिए। तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए। इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग होता था बच्चों। पंच कार्ड ज़्यादा फेमस क्या था? इनपुट के लिए पंच कार्ड का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में मशीन तथा असेंबली लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। एक तो मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अगर आपको प्रोग्राम लिखने हैं तो ये दो भाषा का यूज किया जाता था, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में समझना तुम। जो मशीन लैंग्वेज थी बच्चों, मशीन लैंग्वेज वो होती है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है। तो सबसे पहले बच्चों मशीन लैंग्वेज की खोज हुई थी। मशीन लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा जाता था तो 0 और 1 के रूप में लिखा जाता था। इसके अलावा और किसी चीज का यूज नहीं किया जाता था। 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में ही कोडिंग की जाती थी।
अब मशीन लैंग्वेज के फायदे और नुकसान क्या है? अगर मैं इसके फायदे की बात करूं, किसकी, मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज का फायदा ये है बच्चों, ठीक है, कंप्यूटर इसे आसानी से समझ लेता था। कंप्यूटर आसानी से इसको समझता था, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लैंग्वेज भी 0 और 1 का यूज कर रही है, तो कंप्यूटर इसे आसानी से समझता था। ठीक है, उसके बाद बच्चों कंप्यूटर इसको आसानी से समझता था, जिससे क्या होता था बच्चों, इसकी स्पीड फास्ट थी। स्पीड फास्ट है, अगर कोई चीज़ आपको समझ आए तो आप उसको जल्दी कर लोगे। तो कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज आसानी से समझ आती थी, तो अगर हमने कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा है तो वो बहुत जल्दी कंप्यूटर समझ लेता था, एग्जीक्यूशन स्पीड काफ़ी फास्ट थी। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, मशीन लैंग्वेज की नुकसान क्या है? यूज़र के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, यूज़र के लिए इसको सीखना मुश्किल था बच्चों। कंप्यूटर के लिए तो आसान था, लेकिन यूज़र के लिए सीखना मुश्किल था। अब आपको हर चीज 0 और 1 की फॉर्म में लिखना है तो मुश्किल है ना। जैसे मान लो आपको 2 नंबरों को ऐड करना, 5 जमा 7, तो ये सारी चीज आपको मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मशीन लैंग्वेज थी, सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों, 0 और 1 की फॉर्म में कोडिंग की जाती थी। उसके बाद बच्चों असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता था? असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा 0 और 1 तो यूज कर रहे थे, इसके अलावा बच्चों कुछ कोड यूज किए जाते थे, कुछ कोड यूज किए जाते थे, और उन कोड को बच्चों निमोनिक्स कहते थे। निमोनिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपसे पूछा जाए निमोनिक्स का प्रयोग कौन सी लैंग्वेज में किया जाता था, निमोनिक्स, निमोनिक्स, निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता था बच्चों। निमोनिक्स क्या होते थे? कोड होते थे बच्चों, ताकि यूजर को समझने में आसानी हो जाए। जैसे मान लो 2 नंबरों को जोड़ना है अपने को, जैसे जोड़ करना है, तो जैसे मान लो हमने सारी चीज मशीन ये लिख दिया, मान लो ये मशीन लैंग्वेज में मैंने कोई अक्षर लिखा हुआ है और यहाँ पे मुझे एक कोड यूज कर दिया मैंने, ऐड, और ऐसा कोड कर दिया, तो इसमें सारी चीज 0 और 1 की फॉर्म में यूज नहीं कर रहे हम, कुछ निमोनिक्स का भी यूज कर रहे हैं। जैसे ये ऐड इंग्लिश का वर्ड है, ताकि यूजर को समझ आए कि यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो कुछ निमोनिक्स का भी यूज करते थे। अब क्या दिक्कत होगी बच्चों, जो ये निमोनिक्स है, ऐड लिख दिया मैंने, इस ऐड को कंप्यूटर नहीं समझेगा, इसलिए असेंबली लैंग्वेज में एक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था, असेंबलर। इस असेंबलर का क्या काम था? जो भी चीज आपने निमोनिक्स लिखे हैं इनको 0 और 1 में बदलता था ये। तो असेंबलर का यूज असेंबली लैंग्वेज में किया जाता था। मशीन लैंग्वेज में सब कुछ 0 और 1 की फॉर्म में लिखा जा रहा है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश के वर्ड, कुछ कोड बनाए गए थे जो इंग्लिश में लिखे जाते थे, उनको कंप्यूटर नहीं समझता था, तो कंप्यूटर उन्हें समझ जाए इसलिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, असेंबलर। तो असेंबलर का क्या काम था? असेंबली लैंग्वेज के जो निमोनिक्स हैं, कोड हैं, उनको मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम है असेंबलर का। तो असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है। तो ये 2 लैंग्वेज बच्चों, इनकी जो शुरुआत है वो पहली जनरेशन के अंदर हो गई थी। तो पहली जनरेशन में ये 2 लैंग्वेज यूज होती थी। उसके बाद यहां याद रखो 1952 में ग्रेस होपर, एक व्यक्ति का नाम है बच्चों, जिसने असेंबली लैंग्वेज की खोज की थी। तो असेंबली लैंग्वेज की खोज ग्रेस होपर ने की थी 1952 में। डन है यहां तक? ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था प्रोग्रामिंग के लिए, मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था बच्चों। कंप्यूटर काफी बड़े होते थे, हार्डवेयर फेलियर ज्यादा होता था। अब क्या हुआ बच्चों, सेकंड जब हम जनरेशन में पहुंचेंगे तो एक नए डिवाइस का यूज करेंगे जिसे कहेंगे बच्चों ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर, ऐसे ऐसे ट्रांजिस्टर होते हैं बच्चों, इनके 3 एंड होते हैं, 3 नुकीले सिरे होते हैं, इनको ट्रांजिस्टर कहते हैं। अभी भी ये कंप्यूटर के अंदर, ये अभी भी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होते हैं उनके अंदर ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं बच्चों। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार विलियम सोकले नामक व्यक्ति ने किया था, और इसके 2 साथी थे, एक का नाम था जॉन बार्डन और एक का नाम था वॉल्टर ब्रेटेन। मेन व्यक्ति विलियम सोकले था। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए ट्रांजिस्टर की खोज किसने की, तो पहला प्रायोरिटी आप दोगे विलियम सोकले को। अगर एक ही नाम है तो विलियम सोकले लिखोगे। ठीक है, इन्हें ट्रांजिस्टर की खोज की थी। ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई थी? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था। कोई बात नहीं बच्चे, जो क्लास में लूंगा तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। देखो एक आधा क्वेश्चन अटक जाए तो वो तो सबका अटकता है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हम जो क्लास में डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हाँ, तो सीईटी में भी मोस्टली हमने जो करे थे वो आए थे, तो इधर उधर की बातें नहीं, जो काम की चीजें वो हम करेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रांजिस्टर की खोज हो गई 1947 में। अब इसका यूज होगा सेकंड जनरेशन में, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है।
तो ट्रांजिस्टर की खोज कब हुई, आपको सन भी पूछ सकता है, 1947 आपको याद रखना पड़ेगा। मेनली आपको नाम याद रखो, विलियम सोकले। विलियम सोकले ने ट्रांजिस्टर की खोज की थी। दो और व्यक्ति कौन थे, जॉन बार्डन और वॉल्टर ब्रेटेन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं अगर किसी को दिक्कत हो तो, जॉन बार्डन भाई, जॉन बार्डन, जॉन बार्डन और वॉल्टर ब्रेटेन, वॉल्टर ब्रेटेन। ठीक है, वॉल्टर ब्रेटेन, वॉल्टर ब्रेटेन। इन दो व्यक्तियों ने विलियम सोकले के साथ मिलकर ट्रांजिस्टर की खोज की थी। डन है। कब की थी, 1947, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तभी ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी, याद रखना। आगे चलो भाई, अब आ जाएगी कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकंड जनरेशन, प्रीति धन्यवाद बच्चे। तो काफी अच्छी बात है कि हमारी क्लास आपके काम आई। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहती है कि बच्चों को वही कराया जाए जो एग्जाम में आए, तो हम आपको जो नॉलेज दें उसका कहीं आप यूज कर पाओ। ठीक है, चलो, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। एक बार ये देख लो ऊपर वाली जो है, क्या ये नहीं ओके चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर देखना क्या होगा। द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग होने से कंप्यूटर का आकार पहले की तुलना में छोटा हो गया। तो पहले तो देखो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। अब ट्रांजिस्टर का फायदा क्या हुआ बच्चों, जब हमने ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू कर दिया। एक तो ट्रांजिस्टर आसानी से टूटते नहीं थे, वैक्यूम ट्यूब आपकी टूट जाती थी, तो ट्रांजिस्टर का साइज भी छोटा होता था। इसलिए जब हमने ट्रांजिस्टर का यूज करना शुरू किया सेकंड जनरेशन के अंदर, तो अगर आपसे पूछे भाई सेकंड जनरेशन में कौन से सर्किट यूज किए जाते थे कंप्यूटर के अंदर, तो आप कहोगे सर ट्रांजिस्टर का यूज हम करते थे सेकंड जनरेशन के अंदर। तो ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है सेकंड जनरेशन में, और जैसा हम बात कर चुके हैं विलियम सोकले ने इसकी खोज की थी बच्चों। डाटा सुरक्षित रखने के लिए मैग्नेटिक टेप, विशेष प्रकार की मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, इनकी शुरुआत हो गई थी बच्चों सेकंड जनरेशन में। मैग्नेटिक टेप क्या होती है बच्चों, मैग्नेटिक टेप के बारे में कुछ विशेष बातें याद रखना। आपने ऑडियो वीडियो वाली टेप देखी होगी, वीसीआर या टैप रिकॉर्डर वाली टेप देखी होंगी, ऐसी टेप होती थी बच्चों, कैसेट कहते थे हम इनको, कैसेट। ठीक है, किसी ने यूज की है ये कैसेट, और ऐसे कैसेट होती थी, इनके ऊपर रील होती थी, रील का पहाड़ भी कहते हैं इनको, इनके अंदर रील होती थी। ठीक है, इनके ऊपर रील होती थी और रील के ऊपर डाटा लिखा जाता था। ठीक है, इसको कहते थे बच्चों मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप कहते थे। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आएंगे बच्चों। टेप के अंदर तो ये आ जाएगी मैग्नेटिक टेप, और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर क्या क्या आएंगे बच्चों, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क है, अभी भी यूज होता है ना इसका, और फ्लॉपी डिस्क बच्चों, ये मैग्नेटिक डिस्क है। तो मुख्य रूप से सेकेंड जनरेशन के अंदर इनकी शुरुआत हो गई थी बच्चों, किद की, मैग्नेटिक टेप की शुरुआत हो गई थी, और मैग्नेटिक डिस्क भी आपकी आ गई थी। तो मैग्नेटिक टेप की एक बात याद रखना, जो ये आपकी कैसेट है बच्चों, इनमें डाटा सीक्वेंस में लिखा जाता था और रीड भी सीक्वेंस में किया जाता था। तो इनको बच्चों सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कहते हैं। सीक्वेंशियल का मतलब है लाइन वाइज ये डाटा रीड करता था, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा डिवाइस सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। सीक्वेंशियल का मतलब है जैसे मान लो ये गाने की कैसेट है, गाने की, और इसके अंदर 10 गाने हैं, तो पहले नंबर का गाना प्ले होगा, फिर दूसरे नंबर का सॉन्ग प्ले होगा, फिर तीसरे नंबर का। ये नहीं कि पहले पहला चला दिया फिर सीधा 10वां चला दिया, ऐसा नहीं कर सकते हम। जैसे आजकल आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी है उसे हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं, तो वहाँ से डाटा हम रैंडमली यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपने अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड डाल रखा है या इनबिल्ट मेमोरी कार्ड है, तो आपके मोबाइल के अंदर आपने गाने डाउनलोड कर रखे हैं, 100 गाने हैं, तो पहला नंबर का भी चला सकते हो, सीधा 20वें नंबर का भी चला सकते हो, रैंडमली चला सकते हो ना। लेकिन इस मैग्नेटिक डिस्क टेप के अंदर ऐसा नहीं कर सकते थे। टेप में तो चीज़ें लाइन वाइज ही चलेगी। ठीक है, टेप में जो है लाइन वाइज ही चलेंगी बच्चों, तो ये खेल है, ये बात याद रखना बच्चों। तो सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, ये सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है, डाटा सीक्वेंस में रीड किया जाता है इससे। डन है। ट्रांजिस्टर का यूज, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क यहां आ गए थे। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर, अब मैंने क्या कहा था, जो मशीन लैंग्वेज है उसको सीखना मुश्किल है, तो उसके बाद यहां पे फोर्ट्रान और कोबोल, ये 2 फेमस लैंग्वेज है बच्चों सेकंड जनरेशन की। इनके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनकी फुल फॉर्म देखो,
फोरट्रान का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर्मूला का लिया FOR, फॉर्मूला से तो क्या ले लिया FOR, फॉर्मूला का लिया FOR और ट्रांसलेशन का ले लिया TRAN, तो फोरट्रान बन गई। तो फोरट्रान की फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन बच्चों। ये फोरट्रान लैंग्वेज बच्चों काफ़ी फास्ट होती थी। इसका यूज या तो साइंस के फील्ड में किया जाता था या मैथ्स के फील्ड में। तो अगर आपसे ये पूछ लूँ कौन सी लैंग्वेज मैथ्स और साइंस के लिए बनाई गई थी, तो फोरट्रान बनाई गई थी बच्चों। कौन सी जनरेशन के अंदर, सेकंड जनरेशन के अंदर इसका यूज होता था बच्चों। हाई लेवल लैंग्वेज है। दूसरी लैंग्वेज यहाँ पे जो बच्चों फेमस हुई उसको कहते थे कोबोल। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये जो बिजनेस के लिए बनाई गई थी, व्यापार के लिए बनाई गई थी, तो बिजनेस पर्पज के लिए बनाई गई थी। और जो ये कोबोल लैंग्वेज थी ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही होती थी, इसलिए आसानी से इसको सीखा भी जा सकता था। तो कोबोल बनाई गई थी उन लोगों के लिए जो बिजनेसमैन है, बिजनेस वर्ग के लिए बनाई गई थी, बिजनेस के कामों में यूज होती थी ये। और जो फोरट्रान बनाई गई थी जहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करने हैं, मैथ के काम करने हैं, साइंस के काम करने हैं, वहाँ पे ये यूज़ होती थी बच्चों। तो ये दो फेमस लैंग्वेज है सेकंड जनरेशन की, फोरट्रान और कोबोल। फोरट्रान और कोबोल, ठीक है, फोरट्रान और कोबोल ये सेकंड जनरेशन में यूज़ होती थी बच्चों। उसके बाद बच्चों शायद आपको यहाँ नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता था, ये भी सेकंड जनरेशन में यूज़ होता था। और कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा मैं तुम्हें इसके बारे में बताता हूँ, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत सेकंड जनरेशन में हुई थी, तुम्हें याद ये रखना है। तो मैं तुम्हें थोड़ा सा बैच प्रोसेसिंग बताता हूँ होता क्या है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसको कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ें वही देखता है, ठीक है। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल दूं, जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो कंप्यूटर है आपका, ठीक है, तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो इंस्टॉल करते हो ना आप अपने कंप्यूटर में, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार आपके मोबाइल को हम एंड्रॉयड मोबाइल कहते हैं, उसके अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। यानी जब आप मोबाइल खरीदते हो तो एक सॉफ्टवेयर डाल के देते हैं जिसको कहते हैं एंड्रॉयड, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। इसी प्रकार आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर है तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी प्रकार एप्पल का कंप्यूटर है तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, और एप्पल के मोबाइल में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनका काम होता है पूरे के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करना बच्चों। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है, समय के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने का तरीका, काम करने का तरीका भी बदला है। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत होती थी सेकंड जनरेशन में, सॉरी। तो अगर आपसे पूछे भाई बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमने शुरुआत की है वो कौन सी जनरेशन में होती थी, तो आंसर आएगा बच्चों सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में इसका यूज होता था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड जनरेशन में, यही यहां पे पूछा है। अब मैं इसको समझाता हूं होता क्या है। तुम में से बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ली होगी, या तुम ये भी कहते हो कई बार सर ये क्लास मेरे बैच में नहीं चल रही है। बैच वर्ड यूज करते हो ना, बैच। अब बैच वर्ड समझ जाओ, कहानी खत्म हो गई भाई। बैच किसका बनाया जाता है? अगर मैं स्टूडेंट का बैच बनाऊं, मान लो मैं अपना कंप्यूटर का बैच बनाऊं, ठीक है, किसका बैच बनाऊं? कंप्यूटर का। एक मिनट बच्चों, तार निकल गई। तो अगर मैं कंप्यूटर का बैच बनाऊं तो उसमें वो सारे बच्चे वो होंगे जो कंप्यूटर पढ़ने वाले होंगे, सीधी सी बात है। तो कंप्यूटर के अंदर भी क्या किया जाता था, एक जैसे कामों का बैच बनाया जाता था। अगर यूजर को एक जैसे काम करने थे तो वो कंप्यूटर को अलग अलग नहीं दिए जाते थे, एक साथ दे दिए जाते थे, इसको बैच कहते थे। जैसे मान लो भाई 50 बंदे आ गए, 50 व्यक्ति हैं, 50 यूजर हैं, व्यक्ति की जगह मैं यूजर वर्ड लिखता हूं, ठीक है, 50 यूजर हैं और ये 50 यूजर एक जैसा काम करना चाहते हैं। मान लो एक जैसा काम करना चाहते हैं, ये एक फाइल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबका काम एक जैसा है, सबको प्रिंट करना है। हालांकि अलग अलग डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे लेकिन काम तो एक जैसा है। तो इसमें क्या किया जाता था, इन 50 यूजरों का एक बैच बनाया जाता है, इनके कामों का, इनके सारे के सारे जो कार्य हैं, 50 यूजरों की जो आपके पास कमांड है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो कंप्यूटर को दी जाएगी। तो 50 के 50 यूजर का एक बैच बनाकर इसे कंप्यूटर को दे दिया जाता था। अब कंप्यूटर एक एक करके काम करता रहता था। पहले यूजर की फाइल को प्रिंट करेगा, फिर दूसरे यूजर की फाइल को प्रिंट करेगा, फिर तीसरे यूजर की फाइल को। इसी प्रकार 50 लोगों की फाइल प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि काम तो एक जैसा है। इससे फायदा ये क्या
इससे फायदा क्या हुआ सर? इससे फायदा ये हुआ, एक बार मैंने कंप्यूटर को काम दे दिया, कंप्यूटर अपने आप करता रहेगा, आपको बार बार कंप्यूटर को कमांड नहीं देनी है। ठीक है, तो यूट्यूब पे तो बच्चों सभी क्लास फ्री हैं, बिल्कुल समझ गए। तो बैच प्रोसेसिंग का यही मतलब होता है कि एक जैसे जो काम होते थे ना पहली जनरेशन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, उनका एक बैच बना के कंप्यूटर को दे दिया जाता था, कंप्यूटर उनको एक एक करके करता रहता था। इससे फायदा ये होता था हमें बार बार कंप्यूटर को कमांड नहीं देनी पड़ती थी। तो इसको कहते थे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे बात हुई है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कहाँ हुई है? सेकंड जनरेशन में। तो जब भी ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत कौन सी जनरेशन में हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहोगे सर सेकंड। तो सेकंड जनरेशन में ये भी हुआ भाई, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। ठीक है, डन है यहां तक की बात। अब चलो बच्चों आगे। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत भी सेकंड जनरेशन के अंदर हो गई थी। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने सेकंड जनरेशन की बता दी बच्चों। ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा था बच्चों, उसके बाद मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क का यूज होने लगा, फोर्ट्रान और कोबोल भाषा का यूज होने लगा, और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई जो यहां नीचे लिखा हुआ है। बैच प्रोसेसिंग भी तुम समझ गए होंगे। अगर किसी को बैच प्रोसेसिंग के बारे में बात समझ नहीं आए तो दोबारा पूछो। ठीक है, हालांकि बैच प्रोसेसिंग की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा कि कौन सी जनरेशन में यूज होता था, सेकंड। अब बच्चों ट्रांजिस्टर के बाद जो अगली जनरेशन है तीसरी, उसमें आईसी चिप का यूज होगा। तो आईसी एक चिप को कहते हैं बच्चों, इसकी फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब क्या होता है? देखो, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग प्रकार के हमें सर्किट चाहिए, हमें ट्रांजिस्टर चाहिए, हमें रजिस्टर चाहिए, हमें कैपेसिटर चाहिए। तो ये अलग अलग प्रकार के सर्किट होते हैं, कोई चार्ज को स्टोर करता है, कोई करंट को कंट्रोल करता है, तो अलग अलग प्रकार के सर्किट चाहिए। तो आईसी में क्या किया गया, एक चिप बनाई गई बच्चों। मान लो एक चिप बना दी मैंने, एक चिप, और इस चिप के अंदर मैंने मेन सर्किट चिपका दिए या लगा दिए। इसके अंदर मैंने सर्किट अलग अलग सर्किट चिपका दिए। मान लो ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है, एक सर्किट ये है। तो बहुत सारे सर्किट मैंने इस चिप पे चिपका दिए। अब सर इससे क्या फायदा हुआ? पहले ये सर्किट अलग अलग लगाने पड़ते थे। अब जब ये सारे सर्किट एक छोटी सी चिप पे लगा दूंगा तो कंप्यूटर का साइज और छोटा हो जाएगा। तो आईसी एक चिप होती है जिसपे मेन सर्किट लगे होते हैं। इस चिप को कहते हैं आईसी चिप। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड का मतलब जुड़े हुए, जोड़ना सर्किट। इस पे सर्किट जुड़े होते हैं, अलग अलग काम के सर्किट होते हैं। तो एक चिप पे बहुत सारे सर्किट होते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आईसी। तो आईसी की खोज, इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज 1958 में हुई थी बच्चों, 1958। जैक किल्बी ने इसकी खोज की थी और एक इसका साथी था रॉबर्ट नॉइस। तो मेन बंदा है जैक किल्बी, जैक किल्बी। ठीक है, याद रहेगा। तो कैसे याद रखोगे? आईसी की खोज किसने की है? जैक किल्बी। किल्बी का मतलब होता है किल, किल का मतलब मारना। ठीक है, आई सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर मेरे नजरों के सामने आ गए तो लुढ़का दूंगा, मार दूंगा। तो आईसी की जैसे ही देखोगे आई सी यू, आई किल यू, तो आईसी किल्बी। ठीक है, आईसी किल्बी। ठीक है, डन है बात। तो आईसी की खोज किसने की थी? किल्बी की। ठीक है, और आईसी समझ गए ना तुम? आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। एक सर्किट पे मेन चिप लगा दिए। चल कौन कौन से देखो, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाऊंगा ना, तो एक तो होते हैं रजिस्टर, एक तो होते हैं रजिस्टर, एक होते हैं कैपेसिटर, एक होते हैं कैपेसिटर। ठीक है, एक होते हैं बच्चों ट्रांजिस्टर। ये मेन सर्किट होते हैं टर्टर वाले। इन सभी को मैंने एक ही चिप पे जोड़ दिया। इस चिप को कहा आईसी चिप। समझ गए? तो आईसी चिप की खोज 1958 में हुई थी और आईसी चिप का यूज होगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर। तो दूसरी पीढ़ी में मेन बातें मैंने तुम्हें बता दी। अब चलो तीसरी पीढ़ी की तरफ, तीसरी पीढ़ी की तरफ चलो। जहां पे भी कोई दिक्कत आए तुरंत कमेंट करके पूछ लेना। मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी दिक्कत आए तो पूछ लेना। अब आ जाओ भाई तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप। तो आपसे पूछा जाए भाई इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट
का यूज कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? तो तीसरी पीढ़ी। ठीक है, तो तीसरी पीढ़ी को आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, जोड़ देना है अपने साथ, तीसरी पीढ़ी को अलग नहीं रखना। ठीक है, तीसरी पीढ़ी कौन सी हो गई भाई? एक आपके दादा वाली पीढ़ी, फिर एक आपके, ठीक है, ये कह लो भाई एक तो एक आप, फिर एक आपके बच्चे और एक उनके बच्चे, ऐसे समझ लो। तो तीनों पीढ़ियों को जोड़ना है, और जोड़ने का मतलब होता है इंटीग्रेट करना। तो याद रखना, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। तो सीधा पूछेगा इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया जाता था? आप बताओगे तीसरी। आपसे पूछेगा सर आईसी की खोज किसने की? तो तुमने कहा जैसे मैं तुम्हें देखूंगा तो मार दूंगा, किल कर दूंगा। तो किल भी ने की थी सर। आईसी की खोज किसने की थी? किल भी ने की थी। ठीक है, आई सी यू आई किल यू, याद रखना ये लाइन। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, तीसरी पीढ़ी में बच्चों सी लैंग्वेज की खोज हो गई थी। पहली पीढ़ी में तो हम मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज जैसी भाषाओं का यूज कर रहे थे। दूसरी में हम आ गए फोर्ट्रान, कोबोल, तीसरी में आ गए सी। ठीक है, तो तीसरी में सी लैंग्वेज का यूज हुआ। अब सी लैंग्वेज की खोज किसने और कब की, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो सी लैंग्वेज की खोज 1970 में हुई थी बच्चों। ठीक है, और डेनिस रिची, ठीक है, डेनिस रिची बहुत रिच आदमी था, इसने सी लैंग्वेज की खोज की। डन है ये बात? तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज की खोज की थी 1970 में। सी लैंग्वेज की खोज 1970 में हुई थी। काफ़ी फेमस लैंग्वेज थी सी, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती थी, और आज भी गेमिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। गेम वगैरह नहीं खेलते तुम मोबाइल पे, तो सी लैंग्वेज का यूज़ होता अभी भी उन्हें में। ठीक है, अब दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ था? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी पीढ़ी में हुआ बच्चों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका तीसरी पीढ़ी में आया। इस टाइम शेयरिंग को हम कई बार मल्टीटास्किंग भी कह देते हैं बच्चों, मल्टीटास्किंग। अब टाइम शेयरिंग समझो, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग एक ही है, ये बात याद रखना बच्चों। नाम से ही पता चलेगा, टाइम को शेयर कर देंगे। टाइम को शेयर कर देंगे, किसका टाइम? सीपीयू का, क्योंकि सारा काम सीपीयू करेगा। सीपीयू का मतलब प्रोसेसर सर। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है? टाइम शेयरिंग में क्या होता है, अगर तुम समझदार हो, तुम्हारे पास एक लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर है, मान लो तुम्हारे पास, मान लो ये तुम्हारा लैपटॉप या कंप्यूटर है। अब क्या तुम अपने कंप्यूटर में एक बार में एक ही काम कर सकते हो? आंसर है नहीं, एक से ज्यादा काम कर सकते हो। तुमने सबसे पहले तो इंटरनेट चलाया, अपने कंप्यूटर के अंदर तुमने इंटरनेट चलाया, क्रोम खोल लिया, और तुमने एक मूवी डाउनलोड पे लगा दी बच्चों। तो यहाँ पे एक मूवी डाउनलोड पे लगा रखी है, मिनिमाइज हो रखा है भाई आपका क्रोम, और मूवी डाउनलोड हो रही है। एक काम हो गया भाई। अब तुमने क्या किया बच्चों? अब तुम्हें गाने सुनने के शौकीन हो तुमने गाने सुनने के लिए आपका मीडिया प्लेयर, मान लो वीएलसी प्लेयर है तुम्हारे पास, तो तुमने यहाँ पे वीएलसी प्लेयर भी चला दिया। दूसरा काम भाई, गाने भी चल रहे हैं। अब तुमने कहा यार गाने भी चल रहे हैं, मूवी भी डाउनलोड हो रही है, चलो एक फाइल बना लेता हूँ। अब तुमने तीसरी फाइल खोल दी, तुमने एक वर्ड की फाइल खोल दी बच्चों, वर्ड की फाइल खोल दी, वर्ड की फाइल खोल दी, एमएस वर्ड तुमने खोल दिया, और यहाँ पे तुम फाइल बना रहे हो। अब आपका कंप्यूटर एक साथ में कितने काम हो रहे हैं? 3 काम हो रहे हैं बच्चों। मूवी डाउनलोड भी हो रही है, वीएलसी प्लेयर भी चल रहा है, और एमएस वर्ड भी चल रहा है। अब यहाँ पे तीनों में काम कौन करेगा सर? प्रोसेसर करेगा। ठीक है, प्रोसेसर करेगा। ठीक है, प्रोसेसर तीनों को हैंडल करेगा। अब सारे प्रोसेसर को भी हैंडल करने वाला कौन है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपका कंप्यूटर मान लो नॉर्मल कंप्यूटर है, तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है सर? विंडो। अब मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को ये तीनों काम देखने हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक ही बंदा है, तो वो तीनों कामों को इकट्ठा कैसे देखेगा सर? वो अपना टाइम शेयर करेगा, कुछ टाइम इसको देखेगा, कुछ टाइम इसको देखेगा, कुछ टाइम इसको देखेगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर, इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग। तो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ कई काम हैंडल करने होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है बहुत फास्ट होता है, तो वो क्या करता है? अपना टाइम शेयर कर देता है। अपना टाइम क्या कर देता? शेयर कर देता। जैसे मैंने क्लास में 10 बच्चे बिठा रखे हैं, अब मैंने कहा भाई जिसकी प्रॉब्लम है पूछ लो, तो 10 के 10 बच्चों की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी देर में एक की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे। इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, अपना टाइम शेयर कर देता है। ठीक है, तो जब उसको अलग अलग काम करने होते हैं, तो वो उनके बीच में अपना टाइम शेयर कर देता है। कुछ समय के लिए एक काम को करता है, फिर कुछ समय के लिए दूसरे को, कुछ समय के लिए तीसरे को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी जल्दी स्विच करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। काम तो कौन करेगा? प्रोसेसर लगा लो, इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब कुछ समय एक एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद दूसरी को, फिर इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग। किसका टाइम शेयर किया जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बच्चों। ठीक है, और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? टाइम शेयरिंग को ही मल्टीटास्किंग कहते हैं, और इसकी शुरुआत हुई थी बच्चों तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में।
ठीक है। तो तीसरी पीढ़ी में इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया था, जहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम अलग अलग सिस्टमों के बीच में शेयर कर दिया जाता है। डन है, समझ गए तुम टाइम शेयरिंग। उसके बाद बच्चों 1971 में आईबीएम ने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया बच्चों। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार हुआ बच्चों, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार हुआ बच्चों 1971 में। थोड़ा सा याद रखना, फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में जब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे, तो वहाँ फ्लॉपी डिस्क की हम बात करेंगे। तो अभी हम फ्लॉपी डिस्क के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल ये याद रखो 1971 में शुरुआत हुई थी फ्लॉपी डिस्क की, आईबीएम कंपनी ने की थी। अब तीसरी पीढ़ी की विशेषता देख लो। पहली विशेषता आईसी का यूज किया जाता था। दूसरी विशेषता सी लैंग्वेज की खोज हुई थी। सी लैंग्वेज की आपको डेट भी याद रखनी है, 1970, व्यक्ति का नाम भी रखना, डेनिस रिची बच्चों। तीसरी बार टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत हो गई थी बच्चों तीसरी जनरेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है आईसी, ये पूछा जाएगा आपसे। पीजीटी फिजिक्स भी अवेलेबल है भाई। डन है, तीसरी जनरेशन भी ओके है। चलो अब आ जाओ भाई चौथी जनरेशन कंप्यूटर की, ठीक है। चौथी जनरेशन थोड़ा फास्ट करते हैं हम। चौथी पीढ़ी बच्चों 1975 से 89 तक चौथी जनरेशन मानी जाती है। अब इंटीग्रेटेड सर्किट की बजाय हमने वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI सर्किट। अब सर आईसी और VLSI में क्या फर्क है? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका मतलब है मान लो जो हमने शुरू में इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया था, तो पहले तो एक चिप पे कम सर्किट लगाए जाते थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हमने एक चिप पे बहुत सारे सर्किट लगा दिए, बहुत सारे सर्किट लगा दिए। तो इसको कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मान लो यहाँ पे एक चिप पे मैं केवल 100 ही सर्किट लगा पा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने एक चिप पे 1000 या लाख सर्किट लगा दिए, यानी चिप तो वही रही लेकिन उस पर सर्किटों की संख्या बढ़ गई। तो इनको कहा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हमने सर्किट इस पे जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोर के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होने लगी, सेमीकंडक्टर मेमोरी यूज होने लगी बच्चों, सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक है। जो रैम रोम वगैरह जो है ये सेमीकंडक्टर मेमोरी के अंदर आती हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चौथी पीढ़ी के अंदर हुआ बच्चों, वो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा बच्चों। माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी में होता था बच्चों? चौथी पीढ़ी में होता था, चौथी पीढ़ी में। सर माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर समझो। सर माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो का मतलब छोटा, प्रोसेसर का मतलब प्रोसेसर। तो पहले क्या होता था बच्चों, जो प्रोसेसर है ना उनका साइज छोटा बड़ा होता था। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, जो हमारी प्रोसेसिंग यूनिट होती है ना, इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक तो कंट्रोल यूनिट जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, और एक होता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब क्या किया जाता था, ये जो कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट दो अलग अलग यूनिट है, इन दोनों को मिलाकर एक छोटी सी चिप पे हमने लगा दिया। दोनों को, कंट्रोल यूनिट को भी और ALU को भी एक छोटी सी चिप पे लगा दिया, जिसे प्रोसेसर के अंदर ये दो चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट और ALU। पहले ये अलग अलग होते थे तो प्रोसेसर का साइज बड़ा होता था। अब हमने क्या कहा कि भाई ये दोनों काम के इनको इकट्ठा कर दो, तो मैंने कंट्रोल यूनिट और ALU को एक ही चिप पे लगा दिया और चिप का आकार छोटा हो गया, इसको मैंने माइक्रो प्रोसेसर कह दिया। तो सारी कैलकुलेशन वगैरह माइक्रो प्रोसेसर ही करता है बच्चों, समझ गए तुम? तो माइक्रो प्रोसेसर की जो शुरुआत है वो चौथी जनरेशन में हुई थी बच्चों। पहला माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था। क्या यहाँ पे जानकारी मैंने दी है? नहीं, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है चौथी पीढ़ी के अंदर है वो माइक्रो प्रोसेसर है बच्चों। चौथी पीढ़ी से ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई थी? चौथी में, ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर, ये थोड़ा नोट कर लेना, पहला माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी ने बनाया था। इंटेल कंपनी ने, सबसे बढ़िया प्रोसेसर इंटेल कंपनी बनाती है, इसका नाम था 4004, 4004। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है बच्चों, इंटेल 4004।
इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के बहुत बढ़िया होती है। तुम कंप्यूटर खरीदते हो तो तुमने देखा होगा कौन सा प्रोसेसर है, i3, i5, i7। आई का मतलब है इंटेल, आई का मतलब है इंटेल, ठीक है। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था बच्चों। उसके बाद बच्चों इस पीढ़ी में कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कई सॉफ्टवेयर तैयार किए गए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट डाटाबेस, यानी जो MS वर्ड, MS एक्सेल, जो ये हम बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, ये भी चौथी पीढ़ी के अंदर ही इनकी शुरुआत हुई थी। MS वर्ड हो गए, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है। वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह जो ये सॉफ्टवेयर हैं, इनकी शुरुआत भी बच्चों चौथी पीढ़ी के अंदर ही हुई, ठीक है। तो प्रोसेसर का साइज छोटा हो जाएगा तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे, और जिस भी कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आपने डाल दिया उस कंप्यूटर को कहेंगे माइक्रो कंप्यूटर। तो जिसके अंदर भी ये छोटी सी चिप होगी जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, उस कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे। आपका मोबाइल एक माइक्रो कंप्यूटर है क्योंकि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। आपकी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी एक माइक्रो कंप्यूटर है क्योंकि उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो जिस भी कंप्यूटर के अंदर माइक्रो, ठीक है, आपके पास अगर मान लो आजकल जो स्मार्ट वॉच आती है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर है क्योंकि उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। अब चौथी पीढ़ी में क्या हुआ, तीसरी पीढ़ी में सी लैंग्वेज की खोज हुई थी, चौथी पीढ़ी में C++ लैंग्वेज की खोज हुई, ठीक है। बाजार ने स्ट्यूस्टप 1979 में इसकी खोज की थी, ठीक है। तो ये बाजार में गया था तो इन्हें कहा सी, तो पहले है मैं C++ खरीदूंगा, तो कहते हैं ना भाई कहाँ जा रहा, बाजार ने, बाजार में जा रहा हूँ, तो ये बाजार ने है। तो बाजार ने स्ट्यूस्टप ने C++ लैंग्वेज की खोज की थी 1979 में, सी की हुई थी 1970 में। तो ये चौथी पीढ़ी है बच्चों। तो सबसे काम की बात है माइक्रो प्रोसेसर। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, कौन सी कंपनी ने बनाया, इंटेल कंपनी ने बनाया बच्चों, ठीक है। कौन सी कंपनी ने बनाया, इंटेल कंपनी ने। व्यक्ति का नाम है M.E. हॉफ, इस व्यक्ति ने लीड किया था, M.E. हॉफ। तो इसका खौफ था तो इसने माइक्रो प्रोसेसर बना दिया, M.E. हॉफ। हॉफ याद रखना, हॉफ। तो व्यक्ति का नाम हॉफ है, हालांकि व्यक्ति का नाम नहीं पूछा जाता, कंपनी का पूछा जाता। इंटेल ने बनाया था बच्चों। इंटेल के अलावा कई प्रकार के प्रोसेसर तुमने पढ़े होंगे, AMD के भी प्रोसेसर आते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया प्रोसेसर कहते हैं इंटेल के ही होते हैं, ठीक है। प्रोसेसर का मतलब जैसे आपका दिमाग सारा काम करते हैं ना, उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर भी सारा काम प्रोसेसर करेगा, ठीक है। तो अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन में हो जाता है, सर अभी तो आप कह रहे थे सारी चीजों को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करेगा, अब आप कहोगे सर प्रोसेसर कंट्रोल करेगा। इनमें फर्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर एक चिप है। प्रोसेसर तो एक हार्डवेयर है, एक चिप है, और उस चिप को चलाने के लिए भी तो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सब चीज को कंट्रोल करेगा, वो चिप को भी कंट्रोल करेगा, बाकी चीजों को, स्क्रीन को, सबको कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये फर्क है दोनों में। इतनी बात सही है। अब आ जाओ भाई पांचवी और लास्ट पीढ़ी बच्चों, पांचवी और लास्ट पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी जो प्रेजेंट में चल रही है, पांचवी पीढ़ी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर AI, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। तो पांचवी पीढ़ी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है AI। AI का जमाना है आजकल, तुम बहुत सारे AI यूज कर रहे होंगे, चैट GPT होगी, परप्लेक्सिटी होगी, ठीक है, या जो जेमिनाई गूगल का है, तो ये सारे AI हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ये AI पे बेस्ड हैं। AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर के अंदर भी हमने सोचने समझने का दिमाग डाल दिया, ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए, कंप्यूटर भी निर्णय ले सकता है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है बच्चों रोबोटिक्स के अंदर, या आजकल जो आपके वर्चुअल असिस्टेंट बनाए जाते हैं उनके अंदर, ठीक है। जैसे मान लो धन्यवाद बच्चों, देख जैसे मान लो रोबोट बना दिया हमने, रोबोट। अब रोबोट कई प्रकार के रोबोट होते हैं, घर में काम करने वाला रोबोट है, लड़ाई करने के लिए भी रोबोट, जैसे इंडिया के अंदर DRDO रोबोट बना रहा है, जैसे जापान के पास तो लड़ने के लिए रोबोट है, इंडिया में भी DRDO जो अपनी एजेंसी है वो रोबोट बना रहा है, वो लड़ाई करेंगे। तो अब रोबोट के अंदर दिमाग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर मैंने एक रोबोट बनाया है और उसका काम है गोली मारना दुश्मन को, तो उसे ये तो पता होगा ना किसको गोली मारनी है। पता चला उसने अपने सैनिकों को मार दिया, तो उसके अंदर बुद्धि डाली गई है कि किसको गोली मारनी है, किसको नहीं मारनी है, डिसीजन लेने की पावर डाल दी है। इसी को AI कहते हैं बच्चों। तो AI आपकी पांचवी पीढ़ी में शुरुआत हुई है, AI की जबरदस्त AI आजकल चल रहा है, AI में बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों AI के आपने पढ़े होंगे बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल का मतलब है काल्पनिक, असिस्टेंट का मतलब है जो आपकी हेल्प करे, असिस्ट करे आपको।
जैसे आपने देखा बड़ी बड़ी कंपनियों में असिस्टेंट नहीं होते हैं, वो मैनेज करते हैं चीज़ों को, इसी प्रकार वर्चुअल असिस्टेंट होता है। तो ये भी एआई पे बेस्ड है बच्चों। ये आपके एक प्रकार से प्रोग्राम है जो आपको आदमी की तरह आपकी हेल्प करेंगे। सर वर्चुअल असिस्टेंट के उदाहरण दो। अगर आप अमीर इंसान हो या आपके पास सही कुछ पैसा सही है, तो आपने सुना होगा एप्पल के फोन में एक सीरी आता, सीरी, ठीक है, हे सीरी प्लीज कॉल एबीसी, तो वो उसको फोन मिला देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। इसी प्रकार आपके पास एंड्रॉयड है तो इसमें गूगल का असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट। सर गूगल का असिस्टेंट क्यों है? क्योंकि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो गूगल कंपनी ने ही बनाया है। तो गूगल का असिस्टेंट है, जैसे हेलो गूगल करके तुम उसको सेट करते हो। इसी प्रकार बच्चों अमेजन से आप खरीदते हो, तो अमेजन से आपने देखा होगा क्या आता है, एलेक्सा। एलेक्सा एक डब्बा जैसा आता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर, ये भी आपका क्या है बच्चों, एआई है, वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है, और भी वर्चुअल असिस्टेंट है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल असिस्टेंट होगा कोर्टाना। आपका जो कंप्यूटर है विंडो वाला, तो इनका भी एक कोर्टाना। तो ये सारे के सारे वर्चुअल असिस्टेंट है अलग अलग कंपनी के। एप्पल कंपनी के वर्चुअल असिस्टेंट का नाम है सिरी, गूगल वाले का नाम है गूगल असिस्टेंट, ठीक है, और अमेजन वालों का नाम है एलेक्सा, और कोर्टाना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो आपके कंप्यूटर के अंदर है विंडो वाले में। तो ये सारे के सारे गूगल असिस्टेंट है, इनसे तुम कोई भी काम कहोगे कर देंगे। जैसे तुमने कह दिया हेलो गूगल प्लीज टेल मी अ जोक, जोक भी सुनाएगा आपको। यूट्यूब पे ये गाना प्ले कर दो, ये प्ले करेगा। तो ये सारे के सारे एआई पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है भाई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे एआई 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, वर्चुअल असिस्टेंट 5वीं पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता है। एक होता है बच्चों ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होगा बच्चों? ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या होगा, कुछ चीजें तो काल्पनिक होंगी, कुछ चीजें काल्पनिक होंगी और कुछ रियल होंगी। इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ये भी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एआर कहते हैं, ठीक है, एआर। एक तुमने वीआर तो सभी को पता है, वर्चुअल रियलिटी, वो एक चश्मा सा लगा के आंखों पे आपको सब कुछ अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का मतलब है काल्पनिक और रियल चीजें। जैसे समझो, जैसे मान लो ये कमरा है और कमरे के अंदर मैं गेम खेल रहा हूँ, तो मैंने मोबाइल से कमरे की फोटो खींची और कमरे के अंदर ही मुझे कोई काल्पनिक पात्र दिख रहा है, किरदार दिख रहा है। जैसे मान लो एक ड्रैगन जैसा दिखाई दे रहा है, कमरा तो रियल है लेकिन उसके बीच में जो ड्रैगन दिखाई दे रहा है वो नकली है। तो कुछ चीजें असली, कुछ चीजें नकली, इसको कहते हैं बच्चों क्या, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। जैसे एक गेम चला था पीछे पोकोमैन गो, जिसमें पोकोमैन पकड़ने पड़ते थे, तो वो आपको दिखाई देते थे बीच बीच में उनको, वो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी पर आधारित था, ठीक है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। अगर तुम्हें बात समझ नहीं आए तो ऑग्यूमेंटेड रियलिटी का एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे तुमने कई बार देखा होगा आजकल जैसे चश्मा खरीदते हैं हम, तो लेंस कार्ड से खरीदते हैं, तो तुम वहां पे क्या करते हो कि तुम अपनी फोटो खींचो तो वो चश्मा अपने चेहरे पे लगा के दिखाएंगे। तो फोटो तो तुम्हारा तुम तो ओरिजिनल हो, तुम्हारी फोटो चल रही है लाइव, और चश्मा वो अपने आप लगा रहे हैं, तो तुम तो रियल हो लेकिन चश्मा नकली है, ठीक है। ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी है, कुछ असली चीजें कुछ नकली चीजें, दोनों का मिक्सचर। तो ये भी बच्चों 5वीं पीढ़ी के अंदर हुआ है बच्चों, ठीक है। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET इनकी भी शुरुआत हुई। इनकी तो पहले होगी थी C++, जावा और .NET और आगे बच्चों, ठीक है। वर्तमान में सबसे फेमस जो लैंग्वेज है बच्चों पाइथन है। पाइथन सबसे फेमस लैंग्वेज है वर्तमान में, पाइथन। उसके बाद है बच्चों मल्टी कोर प्रोसेसर की शुरुआत हुई है 5वीं जनरेशन में। सर मल्टी कोर प्रोसेसर क्या होते हैं? मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं, पहले जो प्रोसेसर था ना एक बार में एक ही काम कर सकता था, ठीक है, पहले प्रोसेसर एक बार में एक ही काम कर सकता था। अब हमने ऐसे प्रोसेसर बना दिए जो एक बार में 2 काम भी कर सकते हैं, एक बार में 3 काम भी कर सकते हैं। इस बात को ऐसे समझो मल्टी कोर प्रोसेसर को कि पहले प्रोसेसर का एक ही हाथ था तो वो एक बार में एक काम कर सकता था, फिर हमने प्रोसेसर के 2 हाथ लगा दिए तो वो एक बार में 2 काम कर पा रहा है, फिर 4 हाथ लगा दिए तो 4 काम कर पा रहा है। तो एक बार में प्रोसेसर कितने काम करेगा ये डिपेंड करेगा उसके अंदर कोर कितने होंगे। तो कोर ये बताता है कि कितने काम कंप्यूटर करेगा। अगर प्रोसेसर एक बार में एक काम करेगा तो उसे आप कहोगे बच्चों सिंगल कोर प्रोसेसर। सिंगल कोर प्रोसेसर, सिंगल कोर का मतलब एक बार में एक काम करेगा, एक बार में एक काम।
ठीक है। उसके बाद अगर आपने ड्यूल कोर प्रोसेसर कह दिया, ड्यूल कोर, तो ये एक बार में 2 काम करेगा, एक बार में 2 काम, एक साथ 2 काम करेगा, ठीक है। अगर आपने क्वाड कोर प्रोसेसर कह दिया, क्वाड का मतलब 4 होता है बच्चों, तो एक साथ 4 काम कर सकता है, एक साथ 4 काम। सर इससे फायदा क्या होगा? प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी, एक साथ 4 काम कर देगा। इसी प्रकार आपके मोबाइल के अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का मान लो ऑक्टा कोर, ऑक्टा का मतलब होता 8, तो एक बार में 8। तो पहले ऐसे प्रोसेसर आते थे जो एक बार में एक ही काम कर सकते थे, उन्हें कहते थे सिंगल कोर प्रोसेसर। अब हमने 5वीं पीढ़ी में ऐसे प्रोसेसर भी बना दिए जो एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी कोर प्रोसेसर। 2 काम करने वाले को ड्यूल कोर, 4 को क्वाड कोर, 8 को ऑक्टा कोर, ठीक है। इस प्रकार के प्रोसेसर आ गए बच्चों। तो मल्टी कोर प्रोसेसर की खोज भी 5वीं जनरेशन में हुई है। 5वीं जनरेशन में डाटा स्टोर करने के लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पेन ड्राइव का। तो 5वीं पीढ़ी का सबसे जो फेमस स्टोरिंग डिवाइस है उसका नाम है पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव की खोज 1998 में हुई थी बच्चों, डव मॉरन नामक व्यक्ति ने की थी। तो पेन ड्राइव की खोज 1998 में डव मॉरन नामक व्यक्ति ने की थी। डन है ये बात। तो यहां तक बच्चों हमने जनरेशन वाली चीज भी निपटा दी है, पूरा हमने इसको कर दिया है बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कंप्यूटर के टाइप, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों इतनी ही रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ताकि औरों का भी भला हो सके फ्री में। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।